इन बेसिक क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, लॉजिक भी बताया कि आगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है AFE IAS के इस वीडियो में, जिसमें हम आज सीसेट 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे। और सीसेट के भी मैं वो प्रश्न लेके आया हूं जो कि रीजनिंग के हैं और बहुत ही आसान है, जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन कम से कम समय में इन सवालों को हमें सॉल्व करना है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को उठा के लेके आया हूं, ताकि एग्जाम में जब आप इन प्रश्नों पर कम से कम समय लगाएंगे तो आपको बाकी जो दूसरे प्रश्न हैं, चाहे वो आपके गणित के हो, मैथ्स के हो या इंग्लिश के हो, तो आप वहां पर जो है बहुत ही आसानी से और ज़्यादा वक्त उस पर दे के जो है उनको आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो कोशिश करेंगे, हमें सबसे पहले हम वो प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत आसान आने वाले हैं और उनको हमें एग्जाम में भी सबसे पहले ही क्या करना है, पिक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75। और हमारे सामने यहां पर एक अननोन वैल्यू है जिसको हमने यहां पर x लिखा हुआ है, इसको हमें पता लगाना है। हिंदी में भी लिखा हुआ है अनुक्रम ये में x का मान क्या है, हमें x का मान जो है वो पता लगाना है। चलिए, तो ये हमारे नंबर थे और हमें जो है आखिरी वाला नंबर पता लगाना है। ध्यान से देखिए, ये एक टाइप का सीरीज है, ये एक टाइप का सीरीज है। जब भी इस टाइप का सीरीज आपको दिखता है किसी भी पेपर में, तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको यहां पर दो नंबर जो है वो सेम दिख जाएं, तो अगर सेम नंबर दिख गए हैं तो 99% चांसेस क्या होंगे कि भाई इसमें मैंने इंटू 1 किया होगा तो ये मुझे सेम नंबर मिला है। 99% यही चांसेस होंगे। साथ ही साथ यहां पर एक और मुझे पैटर्न क्या दिख गया कि यहां पर 20 था और ये 20 का क्या है, 20 का ये हाफ है। हाफ है मतलब मैंने यहां पर जो है इसको 0.5 से क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको एक यहां नंबर दिखे और उसका यहां पर हाफ दिखे और फिर सेम नंबर दिख जाए, इसका मतलब पहले वाले नंबर में मैंने 0.5 मतलब हाफ का गुणा किया है, मुझे यहां पर 10 मिल गया। और इसमें फिर मैंने 1 का मल्टीप्लिकेशन या गुणा किया है तो मुझे यहां पर क्या मिल गया, सेम नंबर जो 10 था वही मिल गया। आगे ध्यान से देखिए, अब 10 को हमें 15 बनाना है। 10 को 15 कैसे बनाया होगा, ध्यान से देखिए, ये 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, ये 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर जो है देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर जो है वो 0.5 का यहां पर अंतर या डिफरेंस है। तो इस नंबर और यहां पर जो हम गुणा करने वाले हैं उन दोनों में भी अंतर कितना होगा, 0.5 का ही होगा। इसका मतलब यहां पर मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1.5 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो 15 ही मेरे को मिलेगा। अगला ध्यान से देखिए, जो हम नंबर गुणा कर रहे हैं उसमें 0.5 का ही डिफरेंस है, तो 0.5 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो अगला नंबर मुझे क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। देखिए, इसमें 0.5 जोड़ा तो 1 मिल गया, इसमें जोड़ा तो 1.5 मिल गया, इसमें जोड़ा तो 2 मिल गया। और चेक भी कर लेते हैं, 15 दूनी 30, बिल्कुल सही लॉजिक हम यहां पर देख रहे हैं। अगला मैंने यहां पर जो है 2.5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ध्यान से देखिए 30 का डबल जो है वो 60 होता है और आधा और करना है तो 30 का आधा 15 होता है, तो 60 में अगर मैं 15 जोड़ देता हूं तो वो 75 हो जाता है। या आप इसको अलग से भी मल्टीप्लाई या गुणा कर सकते हैं। 30 का जो है आपको 2.5 से गुणा करना है तो 25 या 75 होता है। एक जीरो लग गया लेकिन एक डेसिमल था तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके सामने यहाँ पर 75 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगला क्या गुणा कर दें कि हमें आंसर मिल जाए, तो हमें यहाँ पर 3 से इसका गुणा करना है और 75 का 3 से अगर गुणा करना है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 15, 1 7 या 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22। मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 225 हमारा यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 225 कहाँ दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें 225 दिया हुआ है और ये हमारी सीरीज का आंसर हो गया। तो मैं आपको वापस से बता देता हूं, जब भी आपको एक ऐसा यहां पर नंबर दिखे जिसका हम यहां पर क्या कर रहे हो, जिसका हम हाफ या आधा कर रहे हो,
हाफ या हम आधा कर रहे हों। उसके बाद यहाँ जो भी नंबर मुझे मिल रहा है वो यहाँ पर सेम नंबर मिल रहा है, मतलब ये दोनों जो नंबर हैं वो एक जैसे बराबर हैं। अगर ऐसे ये 3 नंबर जैसे ही आपको दिख जाते हैं शुरुआत में, तो समझ जाना यही वाला पैटर्न होगा, इसके अलावा कोई पैटर्न सीरीज का यहाँ पर नहीं बनता। सेम अगर ये पैटर्न आता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 30,15,15, जैसे ये सीरीज ऐसी कुछ दिख जाए तो तुरंत समझ जाओ कि इस नंबर का यहाँ पर आधा हुआ है, ये दोनों नंबर सेम है, मतलब इस टाइप का ही पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो प्रश्न है इसमें दो मित्र x और y के बारे में बात हो रही है और ये दौड़ना शुरू करते हैं और वह एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर दिशा बोला गया है, लेकिन कौन सी दिशा उसके बारे में हमें यहां पर कुछ भी नहीं बताया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर से, या हम इसको दूरी और दिशा भी बोलते हैं, दूरी और दिशा। तो इस चैप्टर का ये प्रश्न है और इसमें जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हमें एक एक लाइन को पकड़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहली लाइन को जब मैंने पढ़ा तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर। दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वह एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अगर यहां से इन्होंने शुरू किया, अब जब इन्होंने शुरू किया, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एज्यूम ये करता हूं कि ऊपर नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। ये हम हर मैप में यही डायरेक्शन देखते हैं और क्वेश्चन में भी हमको इसी तरीके से जो है डायरेक्शन एज्यूम करना है। अब क्योंकि इस प्रश्न में ये नहीं दिया है कि दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, तो हम अपने मन से कोई से भी दिशा ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये दिशा ले लेता हूं कि ये ईस्ट की तरफ गए हैं और अगर ये ईस्ट की तरफ गए हैं तो 50 मीटर जो है वो एक्स और वाई दोनों इस दिशा में निकलते हैं और अब जो है वो इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम जिस दिशा में चलते हैं हम उसी तरफ चेहरा करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोड पर उल्टे चल रहे हैं, उल्टे तो नहीं चलेंगे, गिर जाएंगे। तो जिस दिशा में हम लोग चलते हैं चेहरा भी हमारा उसी तरफ होता है। तो जब हम चल रहे हैं और चलते चलते 50 मीटर के बाद इस पॉइंट पर जब पहुंच गए तो अभी भी मेरा चेहरा जो है वो पूरब की तरफ ही है, ईस्ट की तरफ ही है। मेरा जो सीधा हाथ है, ध्यान से देखिए, मेरा सीधा हाथ साउथ की तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ, और मेरा उल्टा हाथ जो है वो नॉर्थ या आपका उत्तर की तरफ रहेगा। तो ध्यान से देखिए, मेरा चेहरा अगर पूरब की तरफ है तो ये दक्षिण और ये उत्तर की तरफ रहेगा। अब आगे देखते हैं वहां पर क्या चीज बोली गई है। आगे ये बोला गया है कि x जो है, x के बारे में बात हो रही है, x दाहिने मुड़ता है। दाहिने मतलब ध्यान से देखिए, दोनों x और y दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, दाहिने मुड़ रहा है तो इस हाथ पे मुड़ेगा और दाहिने मुड़कर कितना दौड़ता है, 60 मीटर दौड़ता है। तो x जो है 60 मीटर दाहिने मुड़ रहा है, तो ध्यान से देखिए दाहिने मुड़ेगा तो इस तरफ। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये 50 है तो 60 लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपको ड्रॉ करना है। एग्जैक्ट स्केल लगा के मेजर नहीं करना है आपको, लेकिन स्केलिंग जो है वो लगभग आपको बराबर रखनी है कि भाई अगर 50 इतना है तो 60 इसका आधा नहीं कर देना है, इससे बराबर या इससे थोड़ा बड़ा ही रखिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम टर्न लेते हैं तो टर्न हमेशा हमारा 90 डिग्री का ही होता है। जब हम सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं तो हमारा टर्न हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। चलिए, तो हम यहाँ 60 मीटर चल चुके हैं और एक्स भाई साहब जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अब कहानी क्या है, कहानी यह है कि जबकि वाई जो है वो बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है, तो वाई के बारे में बात की जा रही है। बाएं मतलब लेफ्ट टर्न ले लिया उसने और 40 मीटर जो है वो दौड़ गया। तो वाई के बारे में बात हो रही है, 40 इससे थोड़ा मुझे छोटा बनाना पड़ेगा, तो ये रहा, ये हो गया मेरा 40 मीटर और वाई भाई साहब जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अब जब इस डायरेक्शन में गए थे तो देखो वाई का जो अब चेहरा या मुंह है वो किस डायरेक्शन में है, उत्तर की तरफ। एक्स का किधर है, दक्षिण की तरफ। आगे क्या दिया गया, यहां तक हमारा पूरा काम हो चुका है। इसके बाद वापस से एक्स के बारे में बात हो रही है। एक्स बाएं मुड़कर, अब ध्यान से देखिए, एक्स का चेहरा दक्षिण की तरफ है। एक्स का चेहरा किधर है, दक्षिण की तरफ है। आप ध्यान से देखिए, एक्स दक्षिण है। अगर मैं एक्स की जगह खड़ा हुआ हूं, देखो मेरा ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, इसका मतलब बायां हाथ किधर होगा, इस तरफ, मतलब पूरब की तरफ।
मतलब इसको इस तरफ जाना है। कितना जाना है वो देख लेते हैं। x को बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर वो रुक जाता है, तो x यहाँ से 50 मीटर जाएगा और यहाँ पर जाके क्या होगा, रुक जाएगा। तो x यहाँ पर जो है वो रुक गया है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए आगे क्या दिया हुआ है, y जो है वो दाहिने मुड़कर मतलब राइट टर्न ले रहा है और 50 मीटर दौड़ रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर y जो है, ये मैं y रहा, y मेरा नॉर्थ की तरफ फेस है, दाहिने मुड़ रहा है मतलब राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा तो ये वाला हाथ हो गया, इसका मतलब इस तरफ इसको जाना है। और डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए y 50 मीटर ही दौड़ रहा है जितना x ने दौड़ा था। तो इसका मतलब ये होगा कि x और y, ध्यान से देखिए x और y स्ट्रेट लाइन में आ गए, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों 50 मीटर गए हैं और यहाँ पर मैंने बताया ना ये 90 डिग्री का टर्न है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है वो हम देख लेते हैं। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितने दूर हैं, मतलब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमसे ये पूछा गया है। कितनी दूरी है ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस था ये आपका 40 है। ध्यान से देखिए ये 40 है जो y ट्रैवल किया था, ये आपका x ने ट्रैवल किया था जो कि 60 है। ये 60 और 40 को अगर जोड़ दिया जाए तो इस तरफ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100, और आंसर आपका कितना आ जाएगा कि 100 मीटर दोनों एक दूसरे के दूर हैं। ध्यान से देखिए ऑप्शन 1 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आप देख सकते हैं ये हमने उत्तर बना लिया है। इस तरीके से x और y जो है वो जा रहे हैं, दिशा के बारे में कोई बात नहीं की थी, तो अपने मन से हम लोगों ने क्या किया था, ये ईस्ट वाला डायरेक्शन या पूरब वाला डायरेक्शन अपने मन से मान लिया था। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ का निरूपित करता है। इंग्लिश में ध्यान से देख लीजिए, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, तो ध्यान से देखिए इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ABCD लिखी हुई है और ये Z तक जाता है, तो हम लोग नंबरिंग करा करते थे कि A1 है, B2 है, C3 है, और ऐसे करते करते Z को नंबर मिल जाता है 26। अब उनका कहना है कि अगर मैं इस नंबरिंग को उल्टा कर दूं कि Z को 1 मिल गया, Y को 2 मिल गया, X को 3 मिल गया, और ऐसे करते करते अगर मैं आता हूं तो ये 26, ये 25 और ये 24 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो Z की जगह कौन आ गया, A आ गया, Y की जगह कौन आ गया, देखो B आ गया। जैसे यहाँ Y को 2 नंबर है, वैसे यहाँ पहले 25 था, यहाँ पर पहले 24 था, तो ध्यान से देखिए यहाँ 24 चला गया। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि जो भी जब हम उल्टा करते हैं तो देखो ये ऑपोजिट या विपरीत जो लेटर होते हैं उनके नंबर का जो सम होता है या जोड़ होता है वो आपको हमेशा कितना मिलेगा, आपको हमेशा जोड़ जो है वो आपको 27 मिलेगा। जोड़ जो है वो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 27 ही मिलेगा। तो लखनऊ जो है, अगर मुझे इन लेटर्स का नंबर याद है तो मैं बहुत आसानी से क्या कर सकता हूं, मैं पता लगा सकता हूं कि भाई यहां पर मेरा आंसर क्या आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके ऑपोजिट लेटर याद भी होते हैं, जैसे मुझे याद है, मैंने बहुत स्टूडेंट को याद भी कराया है। तो अगर हमको लेटर्स याद है तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं है, विपरीत वाले जो लेटर होते हैं, जैसे A का विपरीत Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, E का V होता है, ऐसे मुझे सारे याद है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये जो जोड़ वाला जो लॉजिक है हम इस लॉजिक पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें लखनऊ में ये जो लेटर लिखे हुए हैं इनका नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर क्या होगा, जैसे L का आपका 12 होता है, U का आपका 21 होता है, C का आपका 3 होता है, K का 11 होता है, N का 14 होता है, O का 15 और W जो है उसका आपका 23 होता है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये बताना है कि यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे, तो ये नंबर और इसका जो ऑपोजिट या विपरीत लेटर होगा उन दोनों नंबर का जो जोड़ है वो 27 होता है। तो अगर मुझे यहाँ नंबर पता लगाना है तो मैं इसको 27 में से अगर घटा दूं, जैसे 27 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 15,
और आप देख सकते हैं 12 और 15 का जोड़ भी कितना हो जाएगा 27। तो 27 में से 12 गया तो यहाँ कितना आएगा 15 आ गया, 27 में से 21 गया तो 6 आ गया, 27 में से 3 गया तो 24 आ गया, 27 में से 11 गया तो आपका 16 आ गया, 27 में से 14 गया तो आपका 13 आ गया, 27 में से 15 गया तो 12 और 27 में से 23 चला जाएगा तो आपका ये 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 4 जो है वो डी हो जाएगा, और अगर मुझे ऑप्शन को मैं चेक करता हूं तो मेरे पास डी जो है वो 2 ही ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन तो मेरे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या मुझे सारे लेटर के ऑपोजिट की जरूरत है? नहीं, मैंने आखिरी वाले एक लेटर से ही क्या पता लगा लिया कि कौन से 2 ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए। अब मैं चेक करता हूं इन दोनों में अंतर कहां है। इन दोनों में मुझे ये वाला जो लेटर दिख रहा है इसमें मुझे अंतर दिख रहा है, सेकंड वाला, तो मैं सिर्फ सेकंड वाले पे काम करूंगा। 6 जो होता है वो क्या होता है, देखो बहुत आसान हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये जो एफ है इसका नंबर क्या होता है 6 होता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर एफ आना चाहिए, जी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो फोर्थ वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। सो जो 6 है वो पता लगाया मैंने, और ये जो 4 है वो उसका लेटर पता लगाया, और मेरा काम हो गया। मुझे ये नंबर और ये नंबर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन को देख के आप जल्दी सॉल्व कर लें कि भाई मुझे जो है अगर मैं इन 2 लेटर्स को देख लूं तो ही मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मैं ये बाकी वाले लेटर्स के नंबर्स को क्यों कन्वर्ट करूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, फिर यहाँ पर भी इसको मैं 27 क्यों करूं, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है मेरे को। अगर मुझे ये वाला मैं ये सब पार्ट नहीं करता तो देखो मेरा कितना समय बच जाता। तो चलिए यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया है, फोर्थ, जो कि OFXPMLD हमारा यहां पर आंसर आ गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। मतलब हम इसको बोलते हैं कि ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट है, कि जैसे कोई हारा तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम बाहर कर देंगे। When यह निश्चित किया गया कि कोई भी बाजी बराबरी मतलब टाई और ड्रॉ नहीं हो रहा है, पर निर्णीत नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजी खेली गई। मतलब अगर 150 यहाँ पर लोग हैं, खेलने आए हैं, तो कितने मैच खेले जाएं कि हमें इस टूर्नामेंट का क्या मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि भाई 150 हैं, तो मैंने बोला 1 2 3 ऐसे करते करते 150 हैं, फिर मैं बोलूँगा कि हर 2 लोगों का मैच होगा, तो यहाँ जब हर लोगों का मैच होगा तो मेरे को यहाँ से मैं मान लेता हूँ 1 और 2 में से 1 जीता, 3 और 4 में से 3 जीता, ऐसे करते 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 ये 149 वाला जीता, फिर मैं इसमें से भी आधे ऐसे निकाल लूँ। इतना टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर एक मैच से एक व्यक्ति बाहर जाने वाला है, हर एक मैच से एक व्यक्ति बाहर जाने वाला है। अगर 150 लोग हैं तो इसमें से एक ही क्या होगा, एक ही हमारा विजेता या विनर होगा। आखिरी में जो यहाँ पर बचेगा, जो कभी कोई मैच नहीं हारा होगा वही विजेता होगा, क्योंकि जो भी हारता है वो इस टूर्नामेंट से बाहर चले जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 149 मतलब 149 जो लोग हैं वो गेम को हार के गए, और हमको पता है एक मैच से एक व्यक्ति इस टूर्नामेंट से बाहर जाता है। तो अगर मुझे 149 लोगों को इस टूर्नामेंट से बाहर करना है तो मुझे कितने मैच की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर 149 मैच की ज़रूरत पड़ेगी। 149 मैच से 149 लोग बाहर जाएंगे, एक व्यक्ति बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। देखिए कितना मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था, कहानी बहुत सारी थी लेकिन सीधा सीधा आंसर था। जब भी 150 लोग का ऐसे मैच होता है या टीम का मैच होता है और नॉकआउट टूर्नामेंट हो तो बस एक विनर को हटा दो, बचे हुए जो हैं उतने ही मैच की जरूरत पड़ेगी और आप टूर्नामेंट को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, ये भी एक सीरीज का प्रश्न है। यहां पर 2 12 36 80 105 दिया हुआ है और आखिरी हमें यहां पर नंबर पता लगाना है। तो ध्यान से देखिए, ये सीरीज है हमारी। अब यहां पर मुझे कोई वैसी सीरीज नहीं दिख रही है कि भाई आधा हो गया, बराबर बराबर हो गया, जो एक बाय डिफॉल्ट वाली सीरीज होती है। मुझे यहां पर एक नंबर दिखा 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो स्क्वायर हो किसी नंबर का। तो जब कुछ समझ नहीं आता है तो सबसे पहला काम होता है आप यहां पर अंतर निकाल लीजिए या आप डिफरेंस निकाल लीजिए।
अंतर निकाल लीजिए या डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ध्यान से देखिए 2 से 12 हम कैसे जाएंगे, तो 12 में से 2 गया तो 10 आता है, मतलब यहाँ पर मैंने 10 जोड़ा होगा तो 12 हो गया। 36 में से 12 गया तो यहाँ पर 24 हो गया। यहाँ पर 80 में से 36 चला गया तो देखो 80 में से 30 घटा दो, पहले 50 बचा, 50 में से 6 घटा दो तो यहाँ पर 44 बचेगा। 150 हम कैसे पहुंचे होंगे, 80 में मैंने 70 जोड़ा होगा तो 150 पहुंच गए होंगे। अब मुझे बस यही पता लगाना है कि मैं यहाँ क्या जोड़ दूं कि मुझे मेरा आंसर मिल जाए। एक चीज तो क्लियर है, ये 10 है, 24 है, 44 है, 70 है, मतलब मेरा आंसर 70 से तो बड़ा ही होगा। मतलब वो 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, मतलब मेरा आंसर जो है वो ध्यान से देखिए 230, 240 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो सारे ही देखो 230, 240 के आसपास ही हैं, तो मैं यहां पर सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं कर सकता। तो क्या करें, अब ध्यान से देखिए 10, 24, 44 और 70 को देख के अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब एक बार अंतर निकालने पर कुछ समझ में ना आए तो आप इन अंतर का भी क्या करिए, अंतर निकाल लीजिए, मतलब डिफरेंस का भी क्या कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। यहां पर जो भी नंबर आएगा वो हम समझेंगे, मतलब डिफरेंस का भी क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए 10 में क्या जोड़ा होगा कि 24 हो गया, तो मैंने यहां पर 14 जोड़ा होगा तो 24 हो गया। 24 और 44 क्या अंतर है, यहां पर 44 में से 24 घटा दो, आपको यहां पर मिल जाएगा कितना, मैंने यहां 20 जोड़ा होगा। 70 में से 44 यहां पर घटा देना है, ध्यान से देखिए 70 में से आप 44 घटा दीजिए, ये 6 हो गया आपका, यहाँ 5 बचा, सॉरी यहाँ पर 6 बचा, ये आपका 26 हो गया, ये आपका 26 हो गया। अब यहां पर कोई नंबर मेरे पास है नहीं तो मैं यहां पर अभी घटा नहीं पाऊंगा, मेरे पास 3 नंबर बचते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए 14, 20, 26। 14, 20 और 26 को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक लॉजिक दिख रहा होगा। क्या लॉजिक दिख रहा है कि 14 और 20 का अंतर अगर आप देखें तो कितना है, यहां पर 6 है। 20 और 26 का भी अंतर कितना है, 6 है। अंतर सेम है, इसका मतलब ध्यान से देखिए यहां पर भी अंतर जो है वो सेम होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर यहां पर अंतर 6 होना चाहिए तो ध्यान से देखिए 26 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूं तो यहां पर 32 अंतर रहा होगा। अगर ये 32 अंतर है 70 और इस नंबर का, तो 70 में मैं 32 जोड़ दूंगा, और जैसे ही मैंने जोड़ा तो ध्यान से देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर 102 मिल जाएगा। ये 102 जो है वो ध्यान से देखिए वो इस नंबर और इस नंबर का अंतर है, मतलब मैं 102 इसमें जोड़ दूंगा तो ध्यान से देखिए मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 252। मतलब मैंने 150 में 102 जोड़ दिया और यहाँ पर क्या हो गया, 2, 5, 2, आंसर मेरा 252 यहां पर मुझे मिल चुका है। ध्यान से देखिए ऑप्शन में कहा दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 252। मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो मेरे पास यहां पर नंबर दिए हुए थे मैंने उन नंबर का क्या किया, अंतर या डिफरेंस पता लगा लिया। जब डिफरेंस से भी कुछ समझ में नहीं आया तो इन डिफरेंस का भी मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। मुझे देख के समझ में आ गया था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस 14, 20 और 26 का भी अंतर पता लगा लिया। 6, 6, 6 था तो 26 में 6 जोड़ा तो अगला नंबर 32 आ गया। ये 26, 20, 14 कहां से मिला था मुझे, ये 44 और 70 का अंतर था। मतलब या तो मैं ऐसा बोल दूं कि 44 में 26 जोड़ा तो 70 आया था, 24 में 20 जोड़ा तो 44 आया था, तो 70 में 32 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। अब इस लाइन के जो अंतर थे वो ध्यान से देखिए, 80 में 70 जोड़ा था तो 150 आया था, तो 150 में 102 जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे यहां पर मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने ये रीजनिंग के कुछ बहुत ही बेसिक से प्रश्न जो है वो उठाए थे, और मैंने आपको इन बेसिक क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, लॉजिक भी बताया कि आगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको एक और बात मैं बता दूं, हमारे कोर्स में AFE-IAS के पोर्टल पर आप जा सकते हैं, एक क्लिक दूर है आपके, वहां पर हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है। आपको इस तरीके के वीडियो अगर देखने हैं और लॉजिकल बढ़िया बढ़िया तरीके सीखने हैं प्रश्नों को हल करने के, तो आप हमारे कोर्स पर जा सकते हैं और वहां से आपको लेक्चर्स, सारे रीजनिंग और मैथ्स के आपको लेक्चर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। बाकी सारे टॉपिक के भी हैं, मैं सिर्फ अगर बात करूं सी सेट में तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के बहुत बढ़िया बढ़िया लॉजिकल टॉपिक्स जो हैं वो वहां पर मिल जाएंगे। अलग अलग तरीके से हमने प्रश्न को कराया है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पर परेशानी ना आए। तो चलिए अलविदा कहता हूं, अपनों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।